हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम कक्षा 11 के लिए संपूर्ण गणित का मॉडल पेपर लाए हैं। इसे आप देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं और इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी के वो 15 चैप्टर कौन से हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। सारे चैप्टर से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए फटाफट इसको हम शुरू कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले प्रश्न की बात करूं तो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त है। तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, इसका महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, या फिर आप यहाँ पर 3, 5, 7 ले लीजिए। उसने 2 या 2 से अधिक। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें कोई भी गुणनखंड एक के अलावा कॉमन नहीं होता है। तो इसका मतलब इनका जो महत्तम समापवर्त होगा वो एक और केवल एक होगा, इसलिए यहाँ से ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, यानी ax² प्लस bx प्लस c। अगर आप इसमें देखें तो इसमें चर x है और इसकी घात 2 है, तो इसके जो शून्यक होंगे, जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो भी 2 ही होंगे। यहाँ से भी ऑप्शन पहला वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एपी यानी समांतर श्रेणी 630 - 3 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर बच्चों क्या होता है, डी दूसरा पद माइनस पहला पद या फिर तीसरा माइनस दूसरा। तो आप अगर पहले वाले से देखेंगे तो 3 - 6 = -3 आ जाएगा, या फिर तीसरा पद यहाँ पर देखिए कितना है, 0 है, 0 - 3 = -3, यानी इसका सार्वंतर कितना होगा बच्चों, -3, यानी ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ पर सही होगा। ये सब क्वेश्चंस आपको आते होंगे। अगला प्रश्न है, ax² प्लस, ये प्लस लगा हुआ है, bx प्लस c = 0 के मूल समान होंगे। चूंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि किसी द्विघात समीकरण का हल होता है b - b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, और अगर इसके मूल समान होंगे यानी प्लस माइनस दोनों नहीं लेने हैं, तो इसका मतलब b² - 4ac = 0 होना चाहिए, या इसकी कंडीशन होती है b² = 4ac। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से ऑप्शन ये वाला सही होगा। दोनों कंडीशन है, b² - 4ac = 0 लिखाओ या b² - b² = 4ac, दोनों ही कंडीशन सही है क्योंकि दोनों एक ही चीज है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c = 0 के कितने अधिकतम संभव हो सकते हैं। तो आपने इसके लिए कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर ये a1/a2 = b1/b2 डज नॉट है, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 अद्वितीय हल होंगे, यानी इसमें अद्वितीय हल होने के मतलब इसमें 2 ही हल होंगे। दूसरी आपने कंडीशन पढ़ी थी a1/a2 b1/b2 = c1/c2। 2 रेखाएं होंगी जो कि आपस में संपाती होंगी, इसके अनगिनत हल होंगे, यानी अनगिनत का मतलब होगा जिसकी गणना ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो दो चर की समीकरण है इसमें या तो 2 हल होंगे या फिर अनगिनत हल होंगे या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जब दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। तो कुल मिला के यहाँ पर कह रहा था कितने अधिकतम, यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखिएगा, बच्चे इसको 2 लगा देते हैं, आपको लगाना है अनगिनत यानी अनंत या इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर ये सिचुएशन है दोनों जो रेखाएं हैं संपाती होंगी, इसका मतलब वहां पर इसके अनगिनत हल होंगे। अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0, 6x + y - 2 = 0 के किस प्रकार के हल संभव हैं। अगर आप यहाँ की बात करें, यहाँ पर a देखिए क्या है हमारा 5 है, यानी अगर हम यहाँ से निकाल लें a1/a2, a1 यहाँ देखिए बच्चों 5 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मैं b1
अपॉन B2 निकालूँ बच्चों, तो B1 यहाँ देखिए माइनस का 3 है, -3, और यहाँ पर B1 1 है, तो दोनों इक्वल आपस में ये नहीं है, यानी A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये क्या है, इसके लिए आपके अद्वितीय हल होते हैं, यानी दो तो हल होंगे ही, उसके अलावा अद्वितीय, तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखोगे, ये जो कंडीशन होती है ये अद्वितीय हल के लिए होती है, तो इसके क्या कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, किस प्रकार संभव है, तो अद्वितीय हल संभव है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य सूत्र 3n+5 तो इसका सार्वंतर क्या होगा, यानी जो इसका nवां पद है an इक्वल टू 3n+5 है, तो अगर मैं इसका पहला पद निकाल दूं यानी a1, तो हो जाएगा 3 × 1 + 5, 3 × 3 और 5 3 8, पहला पद 8 है। दूसरा निकाल लेता हूँ 3 × 2 + 5, 3 दूनी 6 और +5 = 11, इसका मतलब डी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 - a1, यानी 11 - 8 अर्थात 3। इसका जो सार्वंतर आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, वो बच्चों कितना होगा, 3 होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मालूम होना चाहिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो है, मान लीजिए 4x और 9x, उनके वर्ग के बराबर ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, x², 9 9 81, x² दोनों कट जाएंगे, यानी इसका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 16:81। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन यहाँ से डी वाला बच्चों सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आया हुआ है, ये भी आया था आपके प्रश्न में, यानी यहाँ पर 2 डबल ए छप गया है, ए बी सी में ए बी। अब आप देखिए यहाँ पर कोई एक त्रिभुज है बच्चों, जहाँ पर आपको ए बी दिया गया है, ए सी दिया गया, तो ए बी सी मान लीजिए, और यहाँ से ए सी आपका 12 दिखाया जा रहा है और बी सी आपका 6 है और ये ए बी 6√3 है, तो कोण बी, यानी ये उल्टा छप गया है, कोण बी कैसा होगा, कोण बी 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, अगर आप सबसे बड़ी भुजा है इसका हम स्क्वायर कर दें तो बच्चों कितना आ जाएगा, 144। यहाँ देखिए इसका वर्ग करेंगे 6 36 आएगा, इसका वर्ग करोगे 6 36 और 36 यहाँ कितना होता है बच्चों, 108। 108 और 36 144 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपने पाइथागोरस में प्रमेय पढ़ी होगी, AC² = AB² + BC²। किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो ये समकोण त्रिभुज में संभव है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। जब दो अक्ष, ये देखिए आपका ये x डैश y और y डैश काटते हैं तो इसको कहते हैं क्या, बताइए भाई आप लोग, निर्देशाक्ष कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु को। यहाँ पर बिंदु को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, बहुत आसान प्रश्न आता है तो मूल बिंदु इसको कहेंगे। और अगला प्रश्न हमारा है, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर, पाद मतलब पैर होता है बच्चों, ये कोई मीनार खड़ी हुई है और इसके पाद से 50 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, ये आपका 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई, अब आप देखिए ए बी सी, अगर हम यहाँ से ऐसा कुछ लें जिसमें ये लंब और आधार आ जाए तो हमें लेना पड़ेगा tan सी बराबर क्या होता है, tan सी, यानी आपको tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा ए बी बटे बी सी। तो tan सी आपका है, tan सी है 60 = ए बी पता नहीं है और बी सी पता है 50, और tan 60 का मान होता है √3, तो हो जाएगा √3 = ए बी अपान 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे बच्चों तो आ जाएगा ए बी बराबर 50√3। 50√3 देखिए दूसरा वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यानी आप तुरंत फार्मूला लगा के इसे
बना लेंगे और इससे आप बहुत आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। tan 60 लेकर के तुरंत आप निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोसेक ए क्या होगा। क्योंकि साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो ये क्या होगा, कोसेक ए इक्वल टू 1 साइन ए बच्चों हो जाएगा 1/साइन ए। साइन ए की वैल्यू है 3/4, ये पलट जाएगा, हो जाएगा 4/3। तो कोसेक ए इक्वल हो जाएगा 4/3। ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। आप चाहें तो इसे समकोण त्रिभुज बना करके भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, इससे भी आप जब निकालोगे तो ये 4 निकलेगा और कोसेक जब निकालोगे तो ये निकल आएगा। अगला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है। अब बच्चों मैं यहीं पर लिखूंगा नहीं, 9 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ से देखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों हो गया 1। इसका मतलब ये हो गया 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होगा, 9 1 जा 9। यहाँ से आपका 9 आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक बच्चों 0 0 होते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। अगला प्रश्न है दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा, मान लो एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त आपका ये है, तो इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पर देखिए जब दो आपके पास विभिन्न मतलब अलग अलग त्रिज्याओं के लिए, एक ये है एक ये है, मान लो छोटे हैं देखिए, तो ये सर्वांग सम तो होंगे नहीं, सर्वधन अंग हो ही नहीं सकता, समरूप होते हैं। याद रखना है कभी भी अगर भिन्न भिन्न त्रिज्या होगी तो उसका आंसर आपको याद रखना है बच्चों कि वो क्या होंगे, समरूप होंगे, कभी भी सर्वांग सम नहीं हो सकते। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब आप यहाँ पर एक ये ले लीजिए। अब आप यहाँ से देखेंगे जब भी इनकी आप कोई स्पर्श रेखा खींचोगे कैसे, तो आप अगर इसकी स्पर्श रेखा एक ये है, दूसरा ये है, ये वृत्त का क्या हो गया व्यास, तो ये सदैव 90 डिग्री जो स्पर्श रेखा होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ, खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो परस्पर कैसी होंगी, समानांतर होंगी। क्यों होंगी, ये 90 और दोनों अगर 90 हैं, किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच की अगर एंगल ये 90 180 आती हैं तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो चूंकि आपको ये नहीं मालूम होगा कि किसी भी वृत्त की जो परिधि होती वो परिधि होती है उसका फार्मूला होता है 2πr। ये कितना है बच्चों, 44 है। तो यहाँ से त्रिज्या पूछ रहा है तो 44/2 होगा बच्चों, ये होगा 44, ये होगा 2, पाई का मान होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, यानी आर की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर, जो भी दिया है मीटर है तो मीटर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, बहुत आसानी से इस प्रश्न को आप लगा सकते हो। एक वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब हो गया सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2πr और उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर। कह रहा संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर कर दीजिए। देखिए पाई कट गया, एक आर कट गया, r बराबर 2 यानी 2 मात्रक रहेगा। अगर कोई ऐसा वृत्त हो जिसमें परिधि और क्षेत्रफल का मान यानी आंकिक मान बराबर हो तो उसकी त्रिज्या 2 और केवल 2 होगी, जो भी हो। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठ क्या होगा। तो चूंकि घन का जो आयतन होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो भुजा की पावर 3 बराबर आयतन, 125 है तो ये हो जाएगा भुजा इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ, इसका क्यूबिक रूट लोगे आप, घनमूल लोगे, घनमूल आता है बच्चों 5,
तो उसका कुल पृष्ठ क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा है 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 इंटू 5 25, 25 छक्का होता है बच्चों 150, यानी 150 मीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा बच्चों। पूर्ण कह रहा है तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और 4। ये कुल मिला के आपकी 5 संख्याएं हो गई। अब आप इनको सबको ऐड कर दीजिए और इसे 5 से कर दीजिए भाग। क्या पूछा गया, माध्य। माध्य का फार्मूला यही होता है 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10/2। इसका मतलब 5 एकम 5 दूनी 10। तो इसका जो माध्य होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 2। यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न, यदि x 3 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न सभी को आते भी होंगे। अब आप देखिए इसका माध्य दिया गया 4, तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, x + 3 + 4 + 5 और अपान कितनी संख्या है 4। अब आप धीरे गुणा कर दिए, 4 चक्कू 16 बराबर x + 4 3 7 5 12। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 16 - 12, यानी x बराबर 4। इसका मतलब जो x जो है इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 4 रही होगी बच्चों। अगला प्रश्न है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। यानी जो निश्चित होती है उसकी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, उसकी प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो कितनी होती है बच्चों 1 होती है। अगला प्रश्न है किसी घटना की प्रायिकता का मान अधिकतम कितना होता है। तो 0 से लेकर के 1 के बीच या दोनों हो सकता है। तो जो प्रायिकता होती है वो 0 है 0 बराबर, और ये लेस आर इक्वल टू 1। तो अधिकतम कितनी हो सकती है 1, ये भी। अगला प्रश्न आपके सामने है आंकड़े 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर। परिसर का मतलब होता है रेंज। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी वालों के लिए रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो अगर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आप मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लीजिए कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे लगता है देखिए 30 से अधिक कोई नहीं है, और सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर देखिए ये बच्चों 9 है। तो यहाँ से 9 घटा दीजिए तो आ जाएगा 21। तो इसकी रेंज हो जाएगी 21। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला है निम्नलिखित में से 3 5 0 3 5 5 4 5 का बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब होता है दिए गए आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होनी, सबसे ज्यादा बार आया हो। तो अगर यहाँ 5 देखें 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बार 5 आया तो इसका मतलब बहुलक क्या होगा, वो 5 होगा, क्योंकि 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये भी प्रश्न पूछा गया था। एक थैले में 4 लाल 6 काली 6 काली गोलियां हैं, एक गोली निकालने पर इसके काली होने की। तो देखिए काली है कितनी टोटल 6, तो हमारे लिए 6 अनुकूल हैं। टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है 10। इसका मतलब PE = यानी घटने वाली घटना काली गोली निकलने के लिए 6 है, लेकिन टोटल गोलियां 10 हैं। तो हमारे लिए प्रायिकता हो गई 6/10। अब एक कट रहा तो काट देंगे, 2 3 6 2 5 10, यानी उसकी प्रायिकता जो होगी वो 3/5 आएगी। तो यहाँ से ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। √11 ये तो अपरिमेय है, कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 9 3 का वर्ग है, 4 16 जो है 4 का, तो 4 3 12, 12/1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर तीसरी संख्या है √9 × √16 इस ये जो हमारी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, जबकि रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दो क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समापन क्या होगा। अब आप कोई भी ले लें, 100 और 102, चाहे 2 ले लें 4 ले लें, चाहे 12 ले लें 14 ले लें। देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी दोनों कॉमन है, यहाँ पर भी 2 ही कॉमन है, इसके अलावा कोई भी संख्या इनमें से कॉमन नहीं है। तो चूंकि दो क्रमिक सम संख्याओं का जो
महत्तम समापवर्त होता है वो सदैव आपका 2 होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन साइन 90 के बराबर है। तो चूंकि साइन 90 जो है 60 ये कास 30 के बराबर होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और आप इधर भी देखे होंगे कास 30 का मान भी √3/2 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसी वर्ग का विकर्ण, यानी आपका अगर ये कोई वर्ग है उसका ये विकर्ण आपको दिया 16√2, तो उसकी भुजा क्या होगी। तो विकर्ण क्या होता है इसका वर्ग का विकर्ण, ये होता है भुजा √2। चूंकि यहाँ पर भुजा √2 दिया गया है 16√2, तो यहाँ पर भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 16√2/√2, 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 16, यानी इसकी भुजा कितनी होगी 16 होगी। और अगर क्षेत्रफल पूछता तो आप तुरंत, या इसका परिमाप पूछता तो 16 × 64 होता, और अगर इसका क्षेत्रफल पूछता तो 16 256 आंसर आ जाता। कुल मिला के आज के ये 30 प्रश्न थे। संभवतः ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।